नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बढ़े हुए प्रोस्टेट की समस्या के बारे में, जिन्हें हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी यानी कि नॉन कैंसरस कंडीशन में अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहलाता है, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट की ग्रंथि। लेकिन ऐसे कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है, साथ ही साथ हम कौन से ऐसे तरीके हैं जिसे अपना करके प्रोस्टेट की दिक्कत होने पर भी हम नॉर्मल लाइफ को कंडक्ट कर सकें, और कौन सी ऐसी खास होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको प्रोस्टेट की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात दिलाएगी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेडिसिन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोस्टेट की समस्या के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है जो मेल के अंदर, मेल यूरेथ्रा, जो मेल में यूरेथ्रा के चारों तरफ पाई जाती है, और ये ग्रंथि एज बढ़ने के साथ साथ जो होती है अपने आकार में बढ़ने लगती है। जिस तरीके से हमारे एज फैक्टर होते हैं, एजिंग फैक्टर होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, या और भी चेंजेस जो बॉडी में आने लगते हैं एज के अकॉर्डिंग, वैसे ही एज बढ़ने के साथ साथ 45 से लेकर के 55 और उससे अबव प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी साइज में बढ़ने लगती है, हाइपरट्रोफी की कंडीशन पैदा होती है। ये हाइपरट्रोफी की कंडीशन अगर इंट्रोवर्टेड होती है, यानी कि यूरेथ्रा के चारों तरफ ही ये ग्लैंड सिचुएटेड रहती है, ताकि बात आती है कि जब ये इंटरनल बढ़ने लगती है तो यूरेथ्रा जो होता है वो कंप्रेस होता जाता है, यानी कि पेशाब नली सिकुड़ती जाती है, ब्लैडर ऊपर फुल हो जाता है, प्रेशर बहुत लगता है, अर्जिन बहुत होती है। ठीक है, तो प्रेशर सिकुड़ी हुई यूरेथ्रा की वजह से एकदम से या तो बार बार पेशाब आना शुरू हो जाएगा, या उन्हें सेंसेशन ही आना बंद हो जाएंगे। तो कभी भी ड्रिबलिंग होने लगती है, पेशाब बूंद बूंद कर करके गिरने लगता है, उन्हें पता नहीं चलता कि ब्लैडर फुल हो चुका है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही प्रोस्टेट ग्लैंड बाहर की तरफ, ठीक है ना, एक्सटर्नल ग्रो करने लगे तो कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यूरेथ्रा जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। जब एक्सटर्नल ग्रो करे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इंटरनल ग्रो होने लगती है तभी पेशाब बार बार आना, पेशाब के दौरान दर्द होना, या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो जाना, यानी कि बार बार पेशाब के साथ साथ बूंद बूंद करके पेशाब गिरने लगता है। आमतौर पर ओल्ड एज में और बुजुर्ग अवस्था में ये समस्या काफ़ी होती है। इसके लिए तो लक्षण हमें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, पेशेंट में बूंद बूंद करके पेशाब आने लगता है, या बार बार अर्जिन होती है। अर्जिन इतनी होती है कि बार बार वो पेशाब ही जाता रहता है पेशेंट, और उसके साथ उन्हें लोअर एब्डोमेन में, यानी कि जब पेट फुल हो जाता है, ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से, तो लोअर एब्डोमेन में पेन रहना शुरू हो जाता है, या लोअर बैक पेन, पीछे की तरफ बैक में पेन रहना शुरू हो जाएगा। और ये तभी होगा जब फुल ब्लैडर भर चुका है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि जब यूरेथ्रा होती है वो सिकुड़ती जाती है, तो यूटीआई होने का नॉर्मल सा चांसेस रहता है। तो लक्षण देखने को मिलता है कि इस तरीके के पेशेंट जो होते हैं जिन्हें यूटीआई हो रहा है, साथ ही साथ उन्हें प्रोस्टेट की दिक्कत है, तो वहाँ पर उन्हें परेशानी, एंजाइटी, और वो अपने आप में एक तरीके से घृणा महसूस करते हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है, और मैं बार बार इस समस्या से जूझ रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर भी उन्हें यूरिन पास आउट हो जाता है, कहीं पर भी उन्हें बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, अर्जिन होती है, तो ये उन्हें एक मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। अब बात आती है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम बिना किसी मेडिसिन के अपना करके भी हम इस कंडीशन में भी नॉर्मल लाइफ को डिडक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिसे हम अपना करके बिना किसी मेडिसिन के भी हमें प्रोस्टेट की दिक्कत में भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो बात करते हैं पहले तरीके के बारे में कि अगर जब भी किसी पर्सन को अर्जिन होती है यूरिन पास आउट करने की, तो उसे होल्ड नहीं करना चाहिए, कैसी भी कंडीशन हो, क्योंकि और ये नॉर्मल लाइफ में भी प्रोस्टेट की आपको दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट की दिक्कत ही यहीं से पनपना शुरू होती है। अगर आपने उस ब्लैडर, फुल ब्लैडर के सेंसेशन को इग्नोर किया, ठीक है, और इग्नोर करने के बाद अगर आपने उसे होल्ड करके रखा हुआ है, आपको यूरिन पास आउट करने के लिए अर्जिन हो रही है, लेकिन आप उसे पास आउट नहीं कर रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो एक इम्पैक्ट ये जाता है कि अभी प्रेशर नहीं देना है, अभी रिलीज़ नहीं करना है। बार बार कंटिन्यू यही माइंड में अगर इम्पल्स जाती रहेगी, तो फिर अर्जिन होने के चांसेस जो होते हैं, जो सेंसेशन फील होते हैं, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हमें जब भी अर्जिन होती है यूरिन पास आउट करें, यूरिन पास आउट करें, आराम से रिलैक्स होकर करें। यूरिन पास आउट करने के बाद जब ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाता है तो होल्ड करें कुछ दौरान, 2 से 3 मिनट के बाद आप वापस से फर्दर यूरिन पास आउट करें, क्योंकि जो ड्रिबलिंग होनी है, जो यूरेथ्रा के अंदर जो भी यूरिन पास बचा हुआ है वो भी निकलेगा। तो प्लीज़ वेट करें, 2 से 3 मिनट के अंदर आप अपना बचा हुआ यूरिन को भी पास आउट करें, उससे आपके ड्रिबलिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वाटर इनटेक का आप ये ध्यान रखें कि नाइट में, इन द केस ऑफ इवनिंग और नाइट में, आप कम से कम वाटर इनटेक करें।
अब कम से कम वाटर इंटेक का मतलब ये हो गया कि आपको डाइट भी ऐसी लेनी होगी जो आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ना मांगे बॉडी, यानी कि अगर आपने हैवी फूड ले लिया, ठीक है, तो बॉडी वाटर मांगेगी ही मांगेगी, और आप फर्दर वाटर लेंगे तो आप रात भर वापस से यूरिन पास आउट करने के लिए उठते रहेंगे, आपकी नाइट में स्लीप भी डिस्टर्ब होगी। तो प्लीज़ कोशिश करें डाइट ऐसी लें ताकि आप कम से कम वाटर इनटेक कर सकें इवनिंग में और नाइट में। इसका ये मतलब नहीं कि आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक वाटर कम से कम कर दें, नहीं, ये वाटर इनटेक आपको केवल इवनिंग और नाइट में ही करना है कम। कुछ मेडिकेशन ऐसा है, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का मेडिकेशन ऐसा है कि आप उसे कम से कम यूज़ करें, यानी कि जब नॉर्मल वायरल फीवर वगैरह कफ कोल्ड जब भी हो जाता है, कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को, और बचें, नीडेबल है तो लें, अन्यथा हर कफ हर कोल्ड के लिए कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि जब भी आप मेडिसिन इनटेक करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि आपके यूरेथ्रा को वो फर्दर से कंप्रेस करता है, और कंप्रेशन होने के बाद जो आपने इतने टाइम से प्रिकॉशन बरता है वो वापस से वही स्थिति में आ जाता है कि यूरेथ्रा जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये कंडीशन है जो आपको रोकनी है। स्मोकिंग, टी, कॉफ़ी, कैफीन और इनका उपयोग कम से कम करें, क्योंकि ये जो होता है वो आपके यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। स्मोकिंग आपके अल्कोहल आपके यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाएगा, टी, कॉफ़ी ये सारे जो हैं आपने यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देंगे। यूरिन फॉर्मेशन बार बार ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा तो आपको बार बार अर्जिन होगी पेशाब को, ब्लैडर को खाली करने की। तो प्लीज़ इन्हें अवॉइड करें, बंद ही कर दें। और स्मोकिंग और अल्कोहल एब्यूज़ दोनों ही आपको छोड़ने ही होंगे, तभी आपके जो है ब्लैडर और यूरेथ्रा नॉर्मल पोजीशन में आएगा। पता कैसे लगेगा कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन और बार बार अर्जिन जो हो रही है वो प्रोस्टेट की वजह से हो रही है या और भी कोई रीज़न है? क्योंकि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो जाता है, यानी कि ब्लड यूरेथ्रा में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए और उस वजह से भी ड्रिबलिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सोनोग्राफी, यूएसजी, अल्ट्रासाउंड अगर हम कराते हैं लोअर एब्डोमेन का, तो वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो बढ़ी हुई नजर आएगी और उसमें साफ दिखाई देगा कि उसकी ग्रोथ इंट्रावर्टेड है या एक्स्ट्रावर्टेड है, यानी कि बाहर की तरफ ग्रो कर रही है या अंदर की तरफ ग्रो कर रही है। एक और हम टेस्ट करवा सकते हैं जहां हमें ये पता लगेगा कि जो ग्रोथ है वो कैंसरस कंडीशन की तरफ है, यानी कि मैलिग्नेंट है, या नॉन कैंसरस बिनाइन ग्रोथ की तरफ है। पोस्ट एंटीजन स्पेसिफिक टेस्ट, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो ये एक नीडेबल टेस्ट हैं जो ज़रूरी हो जाते हैं कि बार बार अगर किसी पर्सन को बार बार प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, प्रोस्टेट ठीक भी हो जाता है, लेकिन बार बार प्रोस्टेट बढ़ता ही जा रहा है, तो हो सकता है कि मैलिग्नेंसी कंडीशन आ चुकी हो या कैंसरस कंडीशन हो। अब बात करते हैं खास होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आपको प्रोस्टेट की दिक्कत से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगी। तो दोस्तों, प्रोस्टेट की समस्या एक आम समस्या है, सबसे पहले ये ध्यान लें, क्योंकि एज फैक्टर बढ़ने के साथ साथ ही प्रोस्टेट बढ़ता हुआ जाता है। किसी में ये प्रोस्टेट ग्लैंड अंदर की तरफ बढ़ेगी तभी प्रॉब्लम करेगी, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है कि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। अगर होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो पहले जो मैंने आपको जो रूल्स बताए थे, पहले जो घरेलू तरीके बताए थे, उन्हें अपना करके भी हम प्रोस्टेट को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। प्रोस्टेट की जो ग्रोथ हो रही है उसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, प्रोस्टेट की ग्रोथ फर्दर ना हो, बार बार ना हो, उसे भी हम रोक सकते हैं। और प्रोस्टेट के कारण जो भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वापस से ब्लैडर फुल होने के बाद भी पेशेंट को पता ही नहीं लग रहा है, अर्जिन ही नहीं हो रही है, तो ये भी होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। बात करते हैं उस खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो उनमें सबसे पहले जो मेडिसिन आती है, देखिए सबसे पहले नंबर पे आती है एसिड फोर्स। एसिड फोर्स मदर टिंचर में यूज़ करना है। एसिड फोर्स का एक लक्षण है कि इसे सॉफ्ट स्टूल पास आउट करने पर भी, थोड़ा सा स्टूल भी पास आउट किया, थोड़ा सा प्रेशर भी लगाया या नहीं लगाया, तो भी उसे यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है ना, तो सेंसेशन बिल्कुल नहीं है, उसे होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है कि उसे होल्ड करके रखे, तो यूरिन पास आउट हो जाता है। खांसी आई, थोड़ा सा कफ हुआ और यूरिन बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो वहाँ एसिड फोर्स क्यू 10 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार लें। ये वो मदर टिंचर है जो आपके ब्लैडर और आपके यूरेथ्रा को, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा ताकि आप होल्ड कर सके यूरिन को, और आपके जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है उसको भी ये कम करने की कोशिश करेगा। प्राइमरी स्टेज में जहां हमें नहीं आइडेंटिफाई है कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हुई है या कोई यूटीआई की वजह से हमें यूरिन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ एसिड फोर्स मिरेकल के रूप में काम करता है और आपके इस लक्षण को, जहाँ आपको यूरिन होल्ड करने में दिक्कत है, उससे परमानेंटली क्योर करता है। तो इसे आप कंटिन्यू करें, दिन में 3 बार आधा कप गुनगुना पानी के अंदर 10 बूंद मिला करके, और एम्प्टी स्टमक लेना है। कोशिश करें कि आप जब भी ये मेडिसिन लें या आगे जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, प्लीज़ उसके साथ जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उन्हें भी फॉलो करने की कोशिश करें। और खास होम्योपैथिक मेडिसिन, फेरम पिक्रिकम। फेरम पिक्रिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो रामबाण के रूप में प्रोस्टेट
ग्लैंड बढ़ जाने की वजह से, एज फैक्टर की वजह से अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रही है और उसकी कोई भी साइन सिम्टम्स हो, यानी कि नाइट में अर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है, ट्रिपलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में, लोअर बैक में सीवियर पेन होता है, पेशेंट को बिना यूरेथ्रा के यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है, किसी भी सीवियर कंडीशन हो, तो फेरम पिक्रिकम 3x पोटेंसी में, यानी कि बायोकेमिक में या लो पोटेंसी में हम ज़्यादातर यूज़ की जाती है और उसके रिजल्ट देखने में लायक होते हैं, बहुत ही चौंकाने लायक होते हैं, क्योंकि फेरम पिक्रिकम हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ गई है, बिल्कुल नैरो हो चुका है यूरेथ्रा, बिल्कुल नैरो, यानी कि ब्लैडर फुल है फिर भी यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो भी फेरम पिक्रिकम इतनी मिरेकल के रूप में काम करती है कि उसे उस प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से जो भी प्रॉब्लम आई है उन्हें दूर करने का काम करती है। प्रोस्टेट को भी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में लाने का पूरा काम करेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे आपके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट की वजह से जो भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उन्हें दूर करने का काम करती है। तो दोस्तों आपको पूरी तरीके से हेल्दी और क्योर बनाने का काम करती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग टू प्रोस्टेट ग्लैंड, रिगार्डिंग टू एनी काइंड ऑफ क्वेरीज इन होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं आशा